Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the world of mathematics, and resource person is Hamad Hussain. Today we are going to discuss chapter number 2, that is differentiation, and our topic is increasing and decreasing function. Increasing and decreasing function. Before going to start, first of all, geometrical interpretation of derivative. Geometrical interpretation of derivative. स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब यह है कि डेरिवेटिव का फिजिकली या ग्राफिकली क्या मतलब होता है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप और सीकेंट लाइंस कैसे बनती हैं। अगर हमारे पास कोई सी भी लाइन हो जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है या ये स्ट्रेट लाइन है, उसके लिए तो स्लोप हमारे लिए निकालना कोई मसला नहीं है। स्लोप का मतलब आप सिंपल अल्फाज में हम लोग ढलवान को कहते हैं। कोई सी भी ढलवान हो हम उसको क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। मसला ये आता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक कर्व शेप बन रही हो, जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व बन रहा है, तो उसकी स्लोप कैसे निकलेगी और उसका क्या बिहेवियर होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी आ फंक्शन। ये एक फंक्शन है और हम अज्यूम करते हैं कि ये जो येलो कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, ये उसका क्या आ रहा है, ग्राफ बनता है। कोई भी फंक्शन है तो ये उसका हमारे पास क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए इस ग्राफ के ऊपर, एक पॉइंट को क्या देते हैं P और दूसरे पॉइंट को क्या कह देते हैं Q। जब P को हम लोग एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या पॉइंट होगा A, या आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे यहाँ आपको पता है 0 होते हैं, फिर 1 2 चलते चलते ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, A। और ये Q वाला पॉइंट है, जब हम इसको टच करेंगे एक्स एक्सिस का तो हम तो A से आगे जा रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन में हम लोगों ने किया था A प्लस डेल एक्स, आपको याद होगा। तो डेल एक्स की जगह यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं। ये पॉइंट आ गया A कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास क्या आ गया, A प्लस एच। तो ज़ाहिर बात है ये पॉइंट है तो इसका कोई ना कोई y भी होगा, तो यह y है तो यहाँ हम इसको क्या कह देते हैं, एफ ऑफ ए। और जो ये वाला क्यू पॉइंट है, ये जो y एक्सिस को टच करेगा, इसको हम लोग क्या दे देंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो जो p के कंपोनेंट्स हो गए वो हमारे पास हो गए एफ ऑफ ए और p ऑफ a एंड एफ ऑफ ए। पहला पॉइंट आपको पता है a को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एफ ऑफ ए को। और इसी तरह y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्यू जो कंपोनेंट है उसका x कंपोनेंट क्या है हमारे पास, a प्लस एच, और y कंपोनेंट क्या है, एफ ऑफ a प्लस एच। क्यू है हमारे पास a प्लस एच और जो x कंपोनेंट है y कंपोनेंट उसका क्या है, एफ ऑफ a प्लस एच। अब ये दो पॉइंट है हमारे पास P और Q। अब जब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं f डैश ऑफ a, तो फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h। वहाँ आप लोगों ने बाय डेफिनेशन में सेम फार्मूला पढ़ा था एफ ऑफ x के लिए, तो यहाँ डेल एक्स आ रहा था, यहाँ भी डेल एक्स आ रहा था, इधर भी डेल एक्स आ रहा था। तो यहाँ हमने डेल एक्स की जगह में क्या यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास h को यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि कोई सा भी अगर आर्क है, अगर उसके दरमियान कोई लाइन उस पॉइंट को इंटरनली दो जगह से टच करे तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन कहते हैं। हमारे इस केस में सीकेंट लाइन क्या है, ये जो पी क्यू को लाइन डायरेक्ट टच कर रही है, ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, सीकेंट लाइन है। ये लाइन हमारे पास कौन सी है, सीकेंट लाइन। तो अब आप देख लें कि जब हम ये सीकेंट लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है पी आर क्यू। एक ट्रायंगल हमारे पास बन गई पी आर क्यू या पी क्यू आर भी हम इसको कह सकते हैं। आर के ऊपर हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। स्टूडेंट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच का क्या मतलब है, ये वाली पूरी हाइट, मतलब कि ये वाली पूरी हाइट। तो ये वाली पूरी हाइट हमारे पास क्या है, क्यू सी। इस पॉइंट का हमने क्या नाम दिया हुआ है, सी का नाम दिया हुआ है। तो ये वाली पूरी हाइट हमारे पास क्या होगी, क्यू सी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब है ये हाइट, तो ये हाइट हमारे पास क्या है, आर सी। ये हाइट हमारे पास क्या आ रही है, आर सी। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए मतलब कि क्यू सी माइनस आर सी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू आर। हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू आर।
तो ये जो ट्राइंगल है पी आर क्यू या पी क्यू आर, तो इसमें क्यू आर जो है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यू आर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रहा था, एच। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एच। तो हमने इसको क्या कह दिया, एच कह दिया। तो एच है हो गया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, पी आर। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, पी आर। मतलब कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर। हमने देखा क्यू सी कंप्लीट डिस्टेंस है, इनमें से आर सी माइनस करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, पी आर। इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, पी आर आ गया। और नीचे हमारे पास आ रहे हैं एच। तो एच डिस्टेंस कौन से हैं, क्यू आर। और नीचे जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या आ रहे हैं, एच। तो एच हमारे पास क्या आ गया, पी आर आ गया। तो जब लिमिट अप्लाई, अच्छा अब ये देखिए ऊपर हमारे पास आ रहे हैं परपेंडिकुलर और नीचे हमारे पास क्या बननी है, बेस। अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो हमें रेशियो पता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो जब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो क्यू आर अवर पी आर हो गया, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास किस चीज़ की रेशियो बन रही है, टेन थीटा की रेशियो बन रही है। ये हमारे पास किस चीज़ की रेशियो बन रही है, टेन थीटा की रेशियो बन रही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है एच अप्रोचेस टू जीरो। ये जो पी और आर के दरमियान डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, एच। एच अप्रोचेस टू जीरो मतलब कि ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि ये क्यू जो पॉइंट है आहिस्ता 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 किसकी तरफ आता जा रहा है, पी की तरफ आता जा रहा है। पहले सपोज करें कि वो इधर था, फिर इधर आ गया, फिर आपके पास इधर आ गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, चलते चलते किसकी तरफ जा रहे हैं, पी की तरफ। तो एच यही है ना हमारे पास, पी और आर का डिस्टेंस। तो जब एच अप्रोच करेगा जीरो पे, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं ये डिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है क्यू सी वाली लाइन, ये बिल्कुल करीब आ रही है किसके, पी ए लाइन के करीब आ रही है। क्यू अप्रोचेस किसको कह रहे हैं, जब एच अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, तो क्यू अप्रोच किसको कर रहा है, पी को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे जैसे एच खत की डिस्टेंस कम होता जा रहा है, क्यू पॉइंट किसके करीब आता जा रहा है, पी के। तो मैंने आपको पहले बताया कि पी क्यू था, ये जो हमारे पास क्या थी, एक कॉर्ड थी, ऐसी लाइन जो किसी भी ग्राफ को इंटरनली दो जगह से टच करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। पी क्यू कॉर्ड थी। जब ये बिल्कुल करीब आता जाएगा आते जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब पी और क्यू दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। कॉर्ड पी क्यू tends to tangent at P to the curve of y is equal to f of x। तो जब ये बिल्कुल जब लिमिट आ रही है हमारे पास h अप्रोचेस टू जीरो, तो ये जब h जीरो को अप्रोच करेगा तो ये डिस्टेंस हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा एक पॉइंट आएगा कि p और q दोनों पॉइंट आपस में क्या करेंगे, टच कर जाएंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट बन जाएगा। तो ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक जगह से टच करके गुजरे, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट डिड्यूस हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ इज dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ इज dy by dx। कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है वो हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। दोबारा इसका ज़रा देख लें कि हमने कर्व ले ली, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया, उसके ऊपर दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया p और दूसरा पॉइंट ले लिया q, थोड़े डिस्टेंस से लिए। p के जो कंपोनेंट्स होंगे, x कंपोनेंट होगा a, तो y कंपोनेंट क्या होगा, f ऑफ a। q का कंपोनेंट हो जाएगा a प्लस h, क्यों, क्योंकि हम a से थोड़ा आगे जा रहे हैं, a में कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, h ऐड हो रहा है, तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो p के कंपोनेंट हो गए a और एफ ऑफ ए, और a प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अब p और q पे जब हम लोग बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला बनता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, लिमिट अप्लाई हो गया एच अप्रोचेस टू जीरो। अब अगर हम ग्राफ में देखें एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस बनता है। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब है क्यू सी, और एफ ऑफ ए का मतलब है आर सी। तो जब क्यू सी में से आर सी माइनस करेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, क्यू आर बच जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर, नीचे हमारे पास आ रहा है एच। तो पी और आर के दरमियान जो डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से एक्सिस से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए, यहाँ से आगे कितना है, ए प्लस एच। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास एच, सपोज करें कि ये 7 है तो ये 9 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एच हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। तो एच हमारे पास क्या आ गया, पी आर आ गया।
अब ट्रायंगल से हम लोग देख सकते हैं कि क्यू आर जो है ये परपेंडिकुलर हैं और जो पी आर है वो हमारे पास क्या है, बेस। हमें पता है टेन की रेशियो क्या होती है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अवर बेस, क्यू आर अवर पी आर। अब लिमिटिंग केस है तो लिमिट अप्लाई हो रही है एच अप्रोचेस टू जीरो, मतलब कि ये जो गैप था ये बहुत कम होता गया। जैसे जैसे ये गैप कम होता जाएगा ये क्यू पॉइंट करीब आता जाएगा किसके, पी के। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब बिल्कुल क्यू और पी दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, कंसाइड कर जाएंगे। तो ये जो सीकेंड लाइन थी ये सीकेंड खत्म हो गया, हमारे पास क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसी लाइन जो ग्राफ को या कर्व को किसी एक जगह से टच करके गुजरे उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सीकेंड लाइन। तो ये जो लाइन जा रही है आपके पास पर्पल शेप की, ये लाइन हमारे पास कौन सी है, टेंजेंट लाइन है। और पी क्यू क्या आती है, सीकेंड। तो जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो सीकेंड केस में कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट लाइन पे। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ इज डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव की मदद से हम लोग स्लोप्स भी निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स को हम लोग स्लोप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। Now our second topic is increasing and decreasing function. A function is increases when its graph rises as it goes from left to right. A function is decreasing when its graph falls as it goes from left to right. मतलब कि अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं और हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग। और अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और अगर हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग। लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये है कि यहाँ के सपोज करें पॉइंट -2 पे हमारे पास फंक्शन दे रहे हैं हमें आंसर 2। ये कोई भी मैंने फंक्शन एज्यूम किया मैं जिसका ये ग्राफ है, जब x की जगह उस फंक्शन में हमने -2 पुट किया तो f ऑफ x आंसर हमें क्या दे रहे हैं, 2। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि x2 अगर ग्रेटर देन है x1 से तो f ऑफ x2 भी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, f ऑफ x1 से। अगर ये कंडीशन है तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ये देखिए जब -2 पे आंसर हमें क्या दे रहे हैं, 2। बट जब हम लोग इसमें -1 पुट करेंगे तो आंसर सपोज कर लें कि हमें क्या दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। मतलब कि x2 बड़ा हुआ जब x1 से, -2 जो छोटा है, -1 जो है वो बड़ा है किससे, -2 से। तो -1 का आंसर भी बड़ा होना चाहिए -2 के आंसर से। -1 बड़ा है किससे, -2 से। तो -1 का आंसर भी बड़ा होना चाहिए -2 के आंसर से। तो आप देख सकते हैं -1 का आंसर बड़ा आ रहा है -2 के आंसर से। दैट्स वाई ये फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं ये फंक्शन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। जो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा हो, जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर हमारे पास x2 ग्रेटर देन हो x1 से मगर फंक्शन क्या हो जाए, छोटा हो जाए, मतलब कि अगर मैं -2 सपोज करें रिप्लेस करता हूँ और आंसर कितना आ रहा है, 7। 2 रिप्लेस करें तो आंसर कितना आ रहा है इस पे, 7। अगर 2 से कोई बड़ी वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर छोटा आ जाए, देखते हैं जी 2 से बड़ी वैल्यू 4 पुट की, सपोज करें आंसर कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ऐसा केस में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन इट्स ग्राफ फॉल्स एट इट्स मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर बड़ी वैल्यू, सिंपल अल्फाज में अगर बड़ी वैल्यू पुट करने से आंसर भी बड़ा आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग। अगर बड़ी वैल्यू पुट करने से आंसर भी बड़ा आ रहा है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। मगर अगर वैल्यूज हम लोग बड़ी पुट कर रहे हैं और आंसर हमारे पास छोटा आ रहा है, 2 पे आंसर कितना आ रहा था, सपोज करें 7। 4 पे आंसर कितना आ रहा है, 4। आंसर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कम हो रहे हैं, तो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग में ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है और डिक्रीजिंग में ग्राफ क्या होते हैं आपके पास, नीचे की तरफ आ रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ग्राफ्स बने हुए हैं। एक आप फर्स्ट है ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कि ये पहले इंक्रीज हुआ बिल्कुल एकदम ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा स्टेप में इंक्रीज हुआ और फिर दोबारा वो इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है जी। एक होते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जो बिल्कुल बस इंक्रीज ही होता जा रहा है, उसमें रास्ते में कोई ब्रेक नहीं आ रही या कोई स्मूथनेस नहीं आ रही, कोई कर्व नहीं आ रहा, बस जा रहे हैं तो सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। फिर डिक्रीजिंग है, जैसे इंक्रीजिंग है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं, इसी तरह डिक्रीजिंग भी है जो स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग। मगर अगर वो बगैर किसी
डिस्टर्बेंस से बगैर किसी स्लाइड में डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। होते ये दोनों डिक्रीजिंग है, ये दोनों इंक्रीजिंग, क्योंकि दोनों में ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मगर ये आगे इसमें दो ब्रांचेस हैं, अगर वो स्टेप में ऊपर जा रहे हैं तो ऐसे फंक्शन को सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे, और अगर वैसे जा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर स्टेप में नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग, और सीधा नीचे आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और ऐसा फंक्शन जो ये शेप बना रहा हो, कभी कर्व ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, तो ओवरऑल हम इस पे नहीं कह सकते कि ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है या क्या है, डिक्रीजिंग है। नैदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शन को हम लोग ना इंक्रीजिंग कह सकते हैं और ना ही कह सकते हैं डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के चंद एक ग्राफ थे हमारे पास। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट कैन बी एसोसिएटेड विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किस पे आती है, डेरिवेटिव पे आती हैं, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम लोग टेंजेंट लाइन की स्लोप के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे? द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज पॉजिटिव व्हेन इट्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव व्हेन डिक्रीजिंग। कि अगर हमारे पास जो है स्लोप पॉजिटिव आ रही है तो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीजिंग। अभी हमने पीछे क्या, स्लोप हम किसको कहते हैं, dy बाई डी एक्स को, और dy बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। मतलब कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो दूसरे अल्फाज में अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग। और हमने पहले स्टेप में कहा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और डेरिवेटिव दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ये हमारे पास आ गया, डी टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, लेट एफ बी द फंक्शन डैट इज कंटिन्यूज ऑन अ क्लोज इंटरवल। ये कोई सा एक इंटरवल है जिसमें फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूज होना चाहिए। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंशिएबल की कंडीशंस के बारे में। तो ये कंडीशन है, अभी हमने पीछे देखा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन होता है जीरो उस इंटरवल में तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया लेस देन जीरो नेगेटिव तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फंक्शन हमारे पास क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। A definition for increasing and decreasing function. The f function is increasing on an interval if two numbers x1 and x2 in the interval x1 is less than x2 implies f of x1 is f of x2। मतलब कि अगर x1 छोटा है x2 से, जैसे मैंने आपको पहले भी ग्राफ में बताया था कि 2 -2 4 वाला, अगर x1 छोटा है x2 से तो f of x1 भी छोटा होना चाहिए किससे, f of x2 से। अगर ऐसा है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर f is decreasing on an interval if any two number x1 and x2 in the interval x1 is less than x2 but f of x1 is greater than f of x2। अगर x1 तो छोटा है x2 से मगर f of x1 greater than हो गया f of x2 से, उलट हो गया। अगर ये दोनों सेम आ रही हैं तो फिर इंक्रीजिंग, और अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो आप ये देख सकते हैं ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, f डैश ऑफ x इज लेस दैन जीरो। इस पैच में जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, जीरो। डेरिवेटिव जीरो का मतलब है स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक टेंजेंट लाइन बनाए तो लाइन क्या आ रही होगी, नीचे की तरफ स्लोप है, तो इस वजह से ये फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग। ये जो पैच है यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, जीरो, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है। और यहाँ से आगे आप देख लें ग्राफ वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये एक एग्जांपल है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, एक्स क्यूब माइनस 12x। ये आपके पास बना हुआ है जी, एक इसका प्रॉपर ग्राफ बना हुआ है। इस रेंज में फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। इस पॉइंट के बाद यहाँ से फंक्शन हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हुआ और इस जगह तक डिक्रीज हुआ, और यहाँ से आगे दोबारा फंक्शन आपके पास क्या होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। अब आप देखें ये नीचे जा रहे हैं, नीचे कहाँ तक जा रहे हैं हमें नहीं पता।
तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो यहाँ नेगेटिव में नीचे जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेके सारा फंक्शन क्या हो रहा है हमारे पास ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहे हैं, तो क्या होगा इस पॉइंट तक फंक्शन क्या है जी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या है हमारे पास -2, मतलब कि फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक -2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक -2 तक। फिर -2 के बाद देखें ग्राफ आपके पास नीचे डिक्लाइन शुरू हो गई है, कहाँ तक हमारे पास डिक्लाइन शुरू हो रहा है 2 तक, मतलब कि -2 से लेके 2 तक जो है फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और फिर 2 से दोबारा फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया, कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है हमें नहीं पता ही, क्योंकि एरो आगे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, दोबारा क्या हो रहा है इंक्रीज, मतलब कि -2 से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक भी फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको यूँ लिख देंगे -2 से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 और फिर 2 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान में क्या लगा देंगे यूनियन, जैसे आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था सेट्स के सोल्यूशन लिखने को फर्स्ट ईयर में। और यहाँ से लेके -2 से लेके 2 तक फंक्शन हमारे पास क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस इंटरवल में फंक्शन हमारे पास क्या आ गया डिक्रीजिंग आ गया। आपने हमेशा देखना है लेफ्ट टू राइट, आपने यहाँ ये नहीं करना कि -3 से इस तरफ देखना शुरू कर दें, आपने इस तरफ चलना है लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। ये तो ग्राफिकली आ गया। यहाँ से आप देख लें कि अगर हम b ग्रेटर देन a हैं तो f ऑफ b भी ग्रेटर देन किससे आ रहा है f ऑफ a आ रहा है, आप वो ग्राफ से देख सकते हैं। मगर इस पैच में b तो ग्रेटर देन a है, मगर f ऑफ b क्या आ रहे हैं लेस देन आ रहे हैं f ऑफ a से, लेस देन का मतलब है ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और तीसरा ये है कि अगर b ग्रेटर देन a है तो f ऑफ b भी ग्रेटर देन क्या हो रहा है a हो रहा है, तो यहाँ से आगे दोबारा ग्राफ क्या होता जा रहा है इंक्रीज, मतलब कि अगर b ग्रेटर देन a है तो f ऑफ b भी ग्रेटर देन f ऑफ a हो रहे हैं तो इंक्रीजिंग, अगर उलट हो रहे हैं तो डिक्रीजिंग, फिर सेम हो रहे हैं तो दोबारा क्या होगा हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल थी फंक्शन, उसमें हम लोगों ने ग्राफिकली भी देख लिया और कि फंक्शन किस पैच में इंक्रीज हो रहे हैं और किस पैच पे डिक्रीज हो रहा है। नाउ स्टेप्स, कैसे हमें पता लगेगा किसी भी क्वेश्चन में कि ये तो हमारे पास एग्जांपल थी कि हमने कैसे चेक करना है कि फंक्शन किधर इंक्रीज हो रहा है और किस जगह क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप ये है कि कोई भी फंक्शन होगा आपने उसका क्या लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और किसकी वैल्यू निकाल लेनी है x की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम x वी हैव सब इंटरवल, हमें कोई इंटरवल ऊपर गिवन होगा तो जो हमारे पास इंटरवल ऊपर गिवन होगा फर्स्ट डेरिवेटिव हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की एक हमें वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू जो है वो जो पहले इंटरवल होगा उसको फर्दर ब्रेक कर देगा अकॉर्डिंग टू दिस x, मजीद सब इंटरवल बन जाएंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट डेरिवेटिव, x बिलोंग टू सब इंटरवल, जो सब इंटरवल बने होंगे छोटे छोटे इंटरवल उनमें से बारी बारी हर कोई सी भी वैल्यू आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में रिप्लेस करेंगे। अगर सपोज करें 3 सब इंटरवल बनते हैं तो पहले सब इंटरवल की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे कोई सी भी वैल्यू, फिर दूसरे सब इंटरवल की वैल्यू कोई सी भी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे और फिर थर्ड की पुट करेंगे और चेक करेंगे बिहेवियर ऑफ द फंक्शन इन ऑल सब इंटरवल वन बाय वन। मतलब कि अगर जो पहला सब इंटरवल है वहाँ से हमने कोई वैल्यू उठाई फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट की और अगर वो ग्रेटर देन 0 हो रहा हुआ तो इसका मतलब है फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा इंक्रीज है। अगर सेकंड से हम कोई वैल्यू उठाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो वहाँ हमारे पास फंक्शन क्या हो नेगेटिव आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग, और इसी तरह थर्ड में भी चेक करेंगे बिहेवियर हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मैंने अभी आपको पीछे भी ग्राफिकली बताया अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा उसका इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव बन रही होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर इफ f ऑफ x इज लेस देन 0, अगर f ऑफ x जो है फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन हुआ फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ फंक्शन हमारे पास क्या होगा डिक्रीजिंग, और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। Now we will move to exercise 2.9. Question number 1 is determine the interval
in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। कि ये जो हमें डोमेन मतलब जो दूसरे अल्फाज में हमें इंटरवल बताया, हमें इस इंटरवल में बताएं कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है या फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स एंड रेंज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। अब ये हमारे पास टोटल रेंज है माइनस पाई से लेकर पाई तक के दरमियान हमने बताना है कि साइन एक्स का बिहेवियर कैसा है। साइन एक्स का बिहेवियर कैसा है, साइन एक्स का बिहेवियर कैसा है, किधर इंक्रीजिंग है किधर डिक्रीजिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। सेकंड स्टेप होगा पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, वो वैल्यू इस इंटरवल को क्या करेगी, स्प्लिट करेगी। इस इंटरवल को क्या करेगी, स्प्लिट। हमारे पास मजीद छोटे सब इंटरवल बन जाएंगे, उधर से वैल्यू उठा के हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके बिहेवियर देखेंगे। f of x is equal to sin x, f prime of x is equal to cos x, f prime of x is equal to cos x, put first derivative equal to 0, cos x is equal to 0। इस रेंज में माइनस पाई से लेके पाई के दरमियान cos x किधर किधर जीरो होते हैं। cos x हमारे पास जीरो होता है माइनस पाई बाय 2 पे और फिर जीरो होगा किधर, पाई बाय 2 पे। क्यों, हम लेफ्ट पे माइनस पाई का मतलब है -180, फिर आता है -90, फिर आता है 0, फिर आता है 90 और फिर आता है हमारे पास 180। तो -90 और 90 पे हमारे पास कॉस क्या होता है, 0। तो ये दो स्प्लिट हो गए, मतलब पहला सब इंटरवल बनेगा फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 और फिर तीसरा बनेगा पाई बाय 2 से लेके पाई तक। ये तीन इसके सब इंटरवल्स बन गए। वो हैव सब इंटरवल माइनस पाई से लेके -90, 180 से लेके -90, फिर -90 से लेके +90 और फिर 90 से लेके 180। ये हमारे पास तीन सब इंटरवल बन के बारी बारी हमने इन सब का बिहेवियर चेक करना है। अगर हम लोग -90 से लेके -180 से लेके -90 तक की कोई सी भी वैल्यू अगर हम लोग इस जगह रिप्लेस करें cos x में, तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें पता है कि अगर f डैश ऑफ x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। किस में, इस इंटरवल में फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीजिंग। कोई सी भी वैल्यू -180 से लेके -90 के दरमियान आप कोई सी भी वैल्यू पुट करें, आप चेक कर सकते हैं कि cos x हमेशा हमें क्या देगा, आंसर लेस देन 0 देगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अब दूसरा इंटरवल है -90 से लेके +90 तक, -90 से लेके +90 तक। इस पे जब हम लोग इसमें cos x में पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव में पढ़ा कि अगर f डैश ऑफ x जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, गिवन इंटरवल। और थर्ड है 90 से लेके 180, 90 से लेके 180 तक। तो वैसे भी आपको पता है 90 से लेके 180 तक f डैश ऑफ x कोई सी भी वैल्यू आप पुट करें तो cos x का आंसर क्या आएगा आपके पास, ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। सॉरी, ग्रेटर देन 0 नहीं, यहाँ हमारे पास आते हैं लेस देन 0। ग्रेटर देन, क्योंकि 90 से लेके जो 180 तक हैं वो हमारे पास कौन सा इंटरवल बनते हैं, सेकंड इंटरवल बनता है। और सेकंड इंटरवल में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ हमारे लेस देन साइन नहीं है, यहाँ आपके पास साइन आता है नेगेटिव। दैट्स व्हाई फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो ये आपके पास तीन था, बार दोबारा देख लें जी। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकलेगी। वो वैल्यू जो पूरा इंटरवल है उसको तोड़ेगा। एक वैल्यू है तो इसको 3 बना देगा। अगर सिर्फ एक वैल्यू होती तो माइनस पाई से लेकर उस वैल्यू तक, और उस वैल्यू से लेके पाई तक, और फिर बार बार हर इंटरवल में इनका बिहेवियर चेक करेंगे। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन 0 हुआ, यहाँ ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ हमारे पास लेस देन का साइन है। अगर लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। नाउ असाइनमेंट है आप लोगों के पास, determine the interval in which
function is increasing or decreasing for the domain मेंशन। सेम वही है क्वेश्चन जैसे अभी हमने किया था कि कहते हैं कि जो अगर डोमेन मेंशन होगी इसके मुताबिक बताएं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है। पार्ट है जी आप लोगों के पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसकी डोमेन चेंज मैंने कर दी है, वो है आप लोगों के पास फ्रॉम 0 टू पाई। क्वेश्चन फंक्शन सेम है जो आप लोगों के पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मगर मैंने आप लोगों के पास डोमेन को चेंज कर दिया है। डोमेन आपके पास चेंज है तो ये आपने ध्यान से करना है, फ्रॉम 0 टू पाई। तो प्रोसीजर क्या होगा, पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम देखेंगे कि इस इंटरवल में वो कहाँ कहाँ 0, जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन को जब 0 पुट करेंगे तो उसका मतलब है साइन 0, साइन 0 होता है इस रेंज में, एक 0 पे 0 होता है और एक होता है आपके पास 180 पे। तो ये स्प्लिट होगी पहले 0 से लेके पाए और फिर होगा पाए से लेके 2 पाए तक। तो वो दो इंटरवल बनेंगे, उन दो इंटरवल में वैल्यूज पुट करेंगे माइनस साइन में। अगर वैल्यू ग्रेटर देन हुई तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये आप लोगों के पास असाइनमेंट है। Now question number 1 part 3 is f of x is equal to 4 minus x square and domain is from -2 to 2, 4 माइनस एक्स स्केयर। अब इस पे हमने चेक करनी है, प्रोसीजर यही है जी, 4 माइनस एक्स स्केयर है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे 4 का 0 और एक्स स्केयर का क्या आ गया -2x, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, -2x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना आ गया 0। अब -2 से लेकर बनेगा इंटरवल 0 तक एक इंटरवल और दूसरा बनेगा फ्रॉम 0 टू 2। अब -2 से लेकर 0 तक कोई सी भी वैल्यू अगर आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई एक वैल्यू देख लेते हैं, अगर हम लोग -1 पुट करते हैं क्योंकि वो इस इंटरवल में आ रही है, x की जगह -1 पुट करें तो -1 और -2 कितना हो जाएगा 2, आंसर ग्रेटर देन 0। जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल में। और अगर हम इस इंटरवल का देखते हैं फ्रॉम 0 टू 2, कोई सी भी वैल्यू आप उठा लें, अगर 1 उठाते हैं इसमें पुट करें तो -2 इंटू 1 आंसर क्या आएगा, -2 लेस देन 0 है। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, डिक्रीजिंग होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। The last part of question number 1 is f of x is equal to x square plus 3x plus 2, और डोमेन है हमारे पास फ्रॉम -4 टू 1। फंक्शन है x square प्लस 3x प्लस 1। प्रोसीजर ये सेम है, फर्स्ट सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, 3x का आ जाएगा 3, और जब हम f डैश ऑफ x को 0 की इक्वल पुट करेंगे, मतलब 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया तो x कितना आ गया, -3/2, मतलब है -1.5। पहला इंटरवल बनेगा -4 से लेके -3/2 तक, -4 से लेके -1.5 तक, और 1.5 से लेकर 1 तक। अब हम जब इस -4 से लेके -1.5 या -3/2 की कोई सी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। अगर आप सपोज करें कोई सी भी वैल्यू इसमें -2 अगर इसमें पुट करते हैं तो -2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, -4 प्लस 3 -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन 0। फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और अगर ये हम लेते हैं -3/2 से लेके 1 तक, तो अगर हम इसमें रिप्लेस करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में, देखें -3 और 1 के दरमियान 0 आता है, और अगर हम लोग 0 इसमें रिप्लेस करें तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा आंसर 3। तो 3 हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, 0 से, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से। 0 से ग्रेटर, जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग, मतलब कि इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। Thank you, students. If you have any question, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.